बच्चों की नींद, उनका स्क्रीन टाइम और उनका खेलना कूदना आजकल माता पिता के लिए ये एक पहेली जैसा बन गया है। कितनी नींद काफी है? टैबलेट कितनी देर तक देना ठीक है? क्या बच्चा दिन भर थका थका सा रहता है? हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी के कुछ दस्तावेज हैं जो इन्हीं सवालों पर रोशनी डालते हैं। आज हम इन दिशा निर्देशों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हम सब कहते हैं कि बच्चों के लिए नींद बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आराम कर सकें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर नींद को सिर्फ एक ऑफ बटन की तरह देखते हैं, जबकि ये शरीर का सबसे जरूरी ऑन बटन है। जब बच्चा सो रहा होता है तो उसका शरीर सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता। उस वक्त मतलब शरीर अपनी मरम्मत करता है, ऊर्जा बचाता है और सबसे जरूरी विकास के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो रिलीज करता है। दिमाग के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान ही दिन भर की सीखी हुई चीजें वो व्यवस्थित होती हैं। इसके दो मुख्य चरण होते हैं, आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट जिसमें सपने आते हैं, और नॉन आरईएम जो गहरी नींद का चरण है। ये दोनों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जो रात भर चलता रहता है। और अगर ये साइकिल टूट जाए या नींद पूरी ना हो तो इसका असर क्या होता है? और अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए पूरी नींद का मतलब क्या है? नींद की कमी का असर तो वो तुरंत दिखता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता, स्कूल में प्रदर्शन गिरने लगता है और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। अच्छा। जहां तक नींद के घंटों की बात है, आईएपी के दिशा निर्देश काफी स्पष्ट है। अच्छा। हाँ, जैसे 0 से 3 महीने के नवजात के लिए 14 से 17 घंटे, ठीक 4 से 11 महीने के बच्चों के लिए 12 से 15 घंटे, ठीक 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 11 से 14 घंटे, ठीक 3 से 5 साल के लिए 10 से 13 घंटे, ठीक 6 से 13 साल के लिए 9 से 11 घंटे ठीक। और 14 से 17 साल की किशोरों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। एक मिनट, 14 से 17 साल के किशोरों के लिए 8 से 10 घंटे। आज की पढ़ाई, ट्यूशन और सोशल मीडिया के दबाव को देखते हुए ये कितना व्यवहारिक है? क्या माता-पिता को इन दिशा निर्देशों को एक लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए या एक कठोर नियम के रूप में? बिल्कुल सही सवाल। इन्हें एक लक्ष्य की तरह देखना ही बेहतर है। असल जिंदगी की चुनौतियां वो तो अलग होती हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर कोई किशोर लगातार सिर्फ 6-7 घंटे ही सो रहा है तो उसका असर उसकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, भले ही वो तुरंत नजर ना आए। ये आंकड़े हमें एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं ताकि हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर सकें। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। अगर बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है तो क्या उसमें दिन में खेलने कूदने की ऊर्जा होगी? और अगर वो खेलेगा कूदेगा नहीं तो रात में उसे अच्छी नींद कैसे आएगी? इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नींद और शारीरिक गतिविधि का रिश्ता बहुत बहुत गहरा है। एक थका हुआ बच्चा जिसकी नींद पूरी ना हुई हो, वो दिन में सुस्त रहेगा और खेलने कूदने से बचेगा। और जब वो शारीरिक रूप से थकेगा ही नहीं तो रात में उसका शरीर वो सोने के लिए तैयार नहीं होगा। ये एक चक्र है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद की आदतें, जिसे स्लीप हाइजीन कहते हैं, वो इसी चक्रों को तोड़ने में मदद करती हैं। स्लीप हाइजीन सुनने में थोड़ा मेडिकल शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब शायद अच्छी आदतें ही हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जो माता-पिता अपना सकते हैं? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है सोने की तैयारी। सबसे पहला कदम है एक रूटीन बनाना, जैसे रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, कोई कहानी पढ़ना या बस हल्की फुल्की बातें करना। इससे बच्चे के दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब सोने का समय हो गया है। और आजकल की सबसे बड़ी चुनौती स्क्रीन, उसका क्या? मैंने खुद महसूस किया है कि फोन पर ज्यादा देर रहने के बाद नींद जैसे उड़ जाती है। बिल्कुल, दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल, टैबलेट सब बंद कर देना चाहिए। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग में नींद लाने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। इसके अलावा खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। सोने से ठीक पहले चॉकलेट या मीठी चीजें देने से बचें। गर्म दूध एक पुराना और कारगर नुस्खा है। और हाँ, सोने का कमरा शांत, अंधेरा और थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ये तो हुई अच्छी आदतों की बात, लेकिन कई बार बच्चे सब कुछ होने के बावजूद सोने में आनाकानी करते हैं। स्रोतों में कुछ व्यवहार संबंधी समस्याओं का जिक्र है। एक है स्लीप ऑनसेट एसोसिएशन डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक बहुत आम समस्या है। इसमें बच्चा सोने की प्रक्रिया को किसी बाहरी चीज या व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है। जैसे, मैं तभी सोऊंगा जब माँ मेरे पास लेटेगी, या जब तक टीवी चलता रहेगा तभी मुझे नींद आएगी।
अब जैसे ही वो चीज या व्यक्ति वहां से हटता है, बच्चे की नींद टूट जाती है और वो दोबारा सो नहीं पाता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने सोने को किसी बाहरी चीज से मतलब कंडीशन कर लिया है, जी। और जब वो चीज मौजूद नहीं होती तो उसका दिमाग सोने के लिए तैयार ही नहीं होता। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी है लिमिट सेटिंग डिसऑर्डर। ये तो लगभग हर माता पिता ने अनुभव किया होगा। बच्चा सोने से बचने के लिए लगातार बहाने बनाता है। एक गिलास पानी और, मुझे टॉयलेट जाना है, एक कहानी और सुनाओ। वो बस सोने के समय को टालना चाहता है। हाँ, ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। तो इन दोनों ही स्थितियों के लिए क्या समाधान है? स्लीप ऑनसेट एसोसिएशन के लिए 2 रणनीतियां बताई गई हैं। एक है चेकिंग मेथड। इसमें आप बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर कमरे से बाहर जाते हैं और कुछ मिनट बाद उसे देखने आते हैं। धीरे धीरे आप बाहर रहने का समय बढ़ाते हैं, जिससे बच्चे को यह भरोसा हो जाता है कि आप आसपास ही हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कई माता पिता के लिए ये कितना मुश्किल होगा, बच्चे को रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर जाना। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी। बिल्कुल, ये भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। इसीलिए एक दूसरा तरीका है कैंपिंग आउट मेथड। इसमें आप कुछ रातों तक बच्चे के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठते हैं, जब तक वो सो न जाए। फिर हर रात आप कुर्सी को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकाते जाते हैं, जब तक कि आप कमरे से बाहर ना हो जाएं। और जो लिमिट सेटिंग वाली समस्या है, उसके लिए बेड टाइम पास का जिक्र है। अरे, बेड टाइम पास? ये तो बहुत ही रचनात्मक तरीका है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये एक बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है। आप बच्चे को एक कार्ड या पास देते हैं और कहते हैं कि वो इसे रात में अपनी किसी एक मांग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे पानी पीना या गले मिलना। एक बार पास इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद कोई और मांग पूरी नहीं की जाएगी। ये बच्चे को उसको एक नियंत्रण का एहसास देता है और बार बार के बहानों पर रोक लगाता है। नींद से ही जुड़ी एक और बात है जो माता पिता को अक्सर डराती है, रात में बच्चे का डरना या नींद में चलना। क्या ये चिंता की बात है? इन्हें पैरासोम्निया कहते हैं। इसमें नाइट टेरर्स होते हैं, जिसमें बच्चा गहरी नींद में अचानक चीखने या रोने लगता है, पर सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। ये बुरे सपने यानी नाइटमेयर से अलग है, क्योंकि बुरे सपने रेम नींद में आते हैं और बच्चे को याद रहते हैं। नींद में चलना, जिससे तकनीकी भाषा में सोमनेम्बुलिज्म कहते हैं, वो भी गहरी नींद में होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई नींद में चलकर फ्रिज खोल रहा है, ये कुछ वैसा ही है। ज्यादातर बच्चे बड़े होकर ऐसे छोड़ देते हैं। बस ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो नींद की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बच्चा जब जाग रहा होता है तब क्या हो रहा है, वो भी उतना ही जरूरी है। खासकर आजकल जब बच्चे घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो इस सेडेंट्री बिहेवियर के बारे में दिशा निर्देश क्या कहते हैं? तो ये जो सेडेंट्री बिहेवियर है, जिस पर आजकल बहुत जिक्र होता है, इसका सीधा सा मतलब है एक जगह ज्यादा देर तक बैठे या लेटे रहना। चाहे वो सोफे पर टीवी देखते हुए हो या बिस्तर पर टैबलेट चलाते हुए, जिसमें बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। इसके लिए नियम बहुत साफ है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं। 1 मिनट, बिल्कुल नहीं? आजकल की दुनिया में जहाँ दादा दादी से वीडियो कॉल पर बात होती है या एजुकेशनल ऐप्स होते हैं, क्या ये पूरी तरह से व्यावहारिक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दिशा निर्देश मस्तिष्क के विकास के आधार पर बनाए गए हैं। शुरुआती 2 सालों में बच्चे का दिमाग असल दुनिया के साथ बातचीत करके सबसे अच्छा सीखता है, ना कि स्क्रीन से। बेशक कभी कभी वीडियो कॉल करना अलग बात है, लेकिन मनोरंजन के लिए स्क्रीन से दूर रखने की सलाह दी जाती है। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए यह सीमा दिन में 1 घंटा है और 5 से 17 साल के लिए मनोरंजन स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शारीरिक गतिविधि के बारे में क्या? कितनी एक्टिविटी काफी है? इसके फायदे तो हम सब जानते हैं। मजबूत हड्डियां, स्वस्थ दिल, बेहतर एकाग्रता। उम्र के हिसाब से इसकी सलाह दी गई है। जन्म से 1 साल तक के बच्चों के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट पेट के बल लेटना यानी टमी टाइम। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में कम से कम 3 घंटे की कुल एक्टिविटी, जिसमें 60 मिनट तेज दौड़ भाग वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्हें बस खेलने देना है, दौड़ना, कूदना, नाचना। और 5 से 18 साल के बच्चों के लिए हर दिन कम से कम 1 घंटे की मध्यम तीव्रता वाली एक्टिविटी, जैसे साइकिल चलाना, और हफ्ते में 3 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले खेल। ये सब एक सामान्य रूप से विकसित हो रहे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें विशेष जरूरतें हैं, जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी या डायबिटीज? उनके लिए इन गतिविधियों में भाग लेना कैसे संभव हो सकता है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और दिशा निर्देश इस पर भी ध्यान देते हैं।
मूल मंत्र है समायोजन और प्रोत्साहन। हर बच्चे के लिए गतिविधि जरूरी है। जैसे ADHD वाले बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स या योग जैसी गतिविधियां उनका ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। ऑटिज्म वाले बच्चों के मामले में उनकी पसंद की एक्टिविटी खोजना जरूरी है ताकि वो खेल खेल में सीख सकें। और सेरेब्रल पाल्सी और डायबिटीज जैसी स्थितियों में सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को व्हीलचेयर स्पोर्ट्स या तैराकी जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल हों। डायबिटीज में तो व्यायाम और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये शरीर को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। बस डॉक्टर की सलाह से इंसुलिन और खाने पीने का तालमेल बिठाना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि बच्चे को जो पसंद हो और जो वो कर सके उसे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बच्चों के अच्छे विकास के लिए नींद, बैठे रहने का समय और शारीरिक गतिविधि, इन तीनों में संतुलन साधना सबसे जरूरी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक रूटीन बनाने और खेलने कूदने को परिवार की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की बात है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है। स्रोत में एक जगह गुणवत्तापूर्ण सेडेंटरी बिहेवियर का जिक्र है, जैसे कहानी सुनना, पढ़ना या पहेलियां सुलझाना। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि स्क्रीन टाइम कम करने और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने की दौड़ में हम इन शांत और मानसिक रूप से उत्तेजित गतिविधियों के लिए जगह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। शायद मुद्दा सिर्फ एक्टिविटी बनाम इनएक्टिविटी का नहीं है, बल्कि दोनों की गुणवत्ता का है। हो सकता है कि असली दुश्मन बैठे रहना नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे बैठे रहना है।